हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रिएक्ट प्रोजेक्ट सीरीज़। इस सीरीज़ में हम लोग बहुत सारे मिनी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। इस सीरीज़ के बाद हम लोग कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे यूजिंग रिएक्ट। फिर हम लोग बैकएंड में मूव करेंगे और कुछ बैकएंड प्रोजेक्ट्स बनाने के बाद हम लोग बहुत सारे फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स बनाएंगे यूजिंग वन स्टैक। इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले आपको फंडामेंटल जावास्क्रिप्ट आना चाहिए। अगर आपको बिल्कुल भी जावास्क्रिप्ट नहीं आता है तो सबसे पहले आप जावास्क्रिप्ट सीखिए। जावास्क्रिप्ट मिनी प्रोजेक्ट्स के लिए आप मेरा इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, इसमें और भी वीडियोस ऐड होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को सेटअप करेंगे। हम लोग सारे टूल्स को इंस्टॉल करेंगे, गिट को सेटअप करेंगे। उसके बाद हम लोग फर्स्ट रिएक्ट ऐप क्रिएट करेंगे, VS कोड को सेटअप करेंगे। हम लोग रिएक्ट प्रोजेक्ट में टेलविन CSS को भी ऐड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम लोग प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग सारे टूल्स को इंस्टॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग VS कोड को इंस्टॉल करेंगे। हम लोग जाएंगे VS कोड की ऑफिशियल वेबसाइट में, VS कोड। ठीक है, ये वाला वेबसाइट हमें ओपन करना है। यहाँ पे आपको डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा डायरेक्टली। आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना है। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं दोबारा इंस्टॉल नहीं करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट टूल है हमारा Node.js। Node.js इंस्टॉल करने से पहले आप चेक कर लीजिए कि आपका सिस्टम में इंस्टॉल है कि नहीं। तो सबसे पहले टर्मिनल ओपन कर लीजिए आप, और यहाँ पे आपको कमांड डालना है node-v। तो यहाँ पे वर्जन आ जाएगा। ठीक है, अगर आपका इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। तो आपको डाउनलोड करना है, उसके बाद इंस्टॉल करना है। Node.js डाउनलोड करने के लिए हम लोग जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट में, nodejs.org, और इस लिंक पे क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। अब हमारा नेक्स्ट टूल है गिट। गिट इंस्टॉल करने से पहले आप चेक कर लीजिए कि आपका सिस्टम में इंस्टॉल है कि नहीं। तो हम लोग जाएंगे टर्मिनल में और यहाँ पे कमांड डालेंगे git -- वर्जन। ठीक है, मेरा गिट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं आ रहा है तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलिए गिट को डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड गिट, हम लोग जाएंगे इस वेबसाइट पे और यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं दोबारा डाउनलोड नहीं करूँगा। आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद इसको इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, हम लोग सारे टूल्स इंस्टॉल कर चुके हैं। अब हम लोग गिट को सेटअप करेंगे। हमारा गिट कॉन्फ़िगर्ड है कि नहीं हम लोग कैसे चेक करेंगे। हम लोग जाएंगे टर्मिनल में, यहाँ पे हम लोग कमांड एंटर करेंगे git config -- global user.name। आपका गिट अगर कॉन्फ़िगर्ड है तो आपको यहाँ पे यूज़र नेम आ जाएगा। इसी तरह से आप ईमेल भी देख सकते हैं, user.email डाल के। अगर आपका गिट कॉन्फ़िगर्ड नहीं है तो सबसे पहले हम लोग एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं गिटहब में। हम लोग जाएंगे गिटहब पे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग साइन अप कर लेंगे। आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, आप यहाँ पे कंटिन्यू करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। मेरा ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद हम लोग जाएंगे टर्मिनल में। अगर हमारा गिट कॉन्फ़िगर नहीं है तो हम लोग यहाँ पे गिट को कॉन्फ़िगर करेंगे। वो कैसे करेंगे, आपको ये वाला कमांड लिखना है git config global, उसके बाद user.name, और यहाँ पे आपको यूज़र नेम दे देना है अपना वाला जो भी रखना है, योर यूज़र नेम। यहाँ पे आपका यूज़र नेम सेट हो जाएगा। इसी तरह से आपको ईमेल भी सेट करना है। तो यहाँ पे यूज़र नेम के बजाय यहाँ पे user.email लिखना पड़ेगा आपको। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी दे देना है, योर ईमेल। उसके बाद आपका गिट कॉन्फ़िगर हो जाएगा। फिर आप अपना यूज़र नेम और ईमेल देख सकते हैं। user.name करेंगे तो आपको यूज़र नेम दिख जाएगा। उसके बाद user.email करेंगे तो आपको यूज़र ईमेल दिख जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे गिटहब में और हम लोग कुछ फाइल को वहाँ पे पुश करेंगे। ठीक है, चलते हैं गिटहब पे। आप सबसे पहले लॉगिन कर लीजिए गिटहब पे और यहाँ पे इस न्यू बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पे एक रिपोजिटरी क्रिएट कर लीजिए, न्यू रिपोजिटरी। मैं इसका नाम दे देता हूँ टेस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट, test1। इसको मैं पब्लिक रख रहा हूँ, आप इसको प्राइवेट भी चूज़ कर सकते हैं। आपको रीडमी फाइल ऐड करना है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, नहीं करना है तो रहने दीजिए।
उसके बाद इस बटन पे आप क्लिक कीजिए। हमारा रिपोजिटरी क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे उसी नाम से test1। एक हम लोग यहाँ पे फाइल क्रिएट कर लेंगे readme.md। यहाँ पे हम लोग कुछ लिख देते हैं टेस्ट। उसके बाद हम लोग ये सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने ऑलरेडी रीडमी फाइल क्रिएट कर लिया है तो ये वाला स्टेप रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आते हैं गेट इनिट। VS कोड में हम लोग टर्मिनल को ओपन कर लेंगे। आपको यहाँ पे जाना है टर्मिनल, उसके बाद न्यू टर्मिनल। ठीक है, हमारा यहाँ पे टर्मिनल ओपन हो चुका है। सबसे पहला कमांड कौन सा है, गेट इनिट। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गेट इनिट। इस कमांड से क्या होगा, आपके प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में एक न्यू गेट रिपोजिटरी इनिशियलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, करते हैं इसको। इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गेट रिपोजिटरी कहाँ पे हुआ, यहाँ पे लोकेशन दिख जाएगा आपको। गिट इनिट करने के बाद एक फ़ाइल क्रिएट होता है .git। ये फाइल क्या कंटेन करता है, ये फाइल कंटेन करता है मेटा डेटा फॉर वर्जन कंट्रोल। सारे गिट कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को कंटेन करता है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ चेंजेस को कंटेन करता है। ये फाइल यहाँ पे दिखेगा नहीं क्योंकि ये हिडन फाइल होता है। हिडन फाइल को देखने के लिए यहाँ पे हमारे पास कमांड होता है ls-a। ठीक है, यहाँ पे मुझे .git दिख गया। सिर्फ ls करेंगे तो यहाँ पे मुझे ये फाइल नहीं दिखेगा। ls करने पे सिर्फ यहाँ पे रीडमी फाइल दिख रहा है और हिडन फाइल को देखने के लिए मुझे ये वाला कमांड यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, गिट इनिट के बाद हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, हमारा डायरेक्टरी वर्जन कंट्रोल के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद हम लोग फाइल को ऐड कर सकते हैं, कमिट्स कर सकते हैं और दूसरे गिट कमांड्स को यूज़ कर सकते हैं। स्टेटस देखने के लिए हम लोग गिट स्टेटस कमांड का यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट कमांड पे, git add readme.md। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इस कमांड से क्या होता है, इस कमांड से आप अपने फाइल्स को गिट के स्टेजिंग एरिया में डाल देते हैं। अब स्टेजिंग एरिया क्या होता है, स्टेजिंग एरिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप डिसाइड करते हैं कि आप कौन से चेंजेस आप अपने नेक्स्ट कमिट में शामिल करना चाहते हैं। तो कमिट करने से पहले आपको स्टेजिंग एरिया में डालना पड़ेगा फाइल को, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं गिट ऐड। अगर आप मल्टीपल फाइल्स को एक साथ गिट के स्टेजिंग एरिया में डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डॉट का यूज़ कर सकते हैं, गिट ऐड डॉट। तो जितने भी फाइल्स हैं सारे स्टेजिंग एरिया में चले जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास एक ही है तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट रेडमी लिख दिया। ठीक है, जब भी आप गिट ऐड से किसी फाइल को स्टेज करते हैं तो वो फाइल गिट को बताता है कि ये चेंजेस को नेक्स्ट कमिट में शामिल किया जाए। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे रेडमी फाइल में कुछ चेंज किया, दिस इज़ अ रेडमी फाइल, इसको मैंने सेव किया। जब ये कमांड मैं दोबारा रन करता हूँ, जो भी मैंने अभी मॉडिफाई किया अब वो कमिट के लिए तैयार है। ठीक है, स्टेजिंग एरिया में जा चुका है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कमांड पे। इसको यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं, git commit, इसको यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे। ठीक है, git commit -m, उसके बाद यहाँ पे commit message, ये हमारा फर्स्ट कमिट है। इंटर करते हैं। ठीक है, कमिट हो चुका है। अब अगर यहाँ पे मैं git status लिखूँ नथिंग टू कमिट, उसके बाद हमारा नेक्स्ट कमांड है git branch -m main। इस कमांड से क्या होता है कि ब्रांच का नाम चेंज होके मेन हो जाता है। ठीक है, अभी जो करेंट ब्रांच है, एक बार हम लोग देख लेते हैं करेंट ब्रांच, गिट ब्रांच। ठीक है, अभी मास्टर ब्रांच है। ठीक है, हम लोग इसका नाम चेंज करके मेन कर देंगे। तो उसके लिए मुझे ये वाला कमांड यहाँ से हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब जो करेंट ब्रांच होगा यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ब्रांच, अब वो मेन होगा। यहाँ पे गिट ब्रांच अभी मेन है। ठीक है, मास्टर से ये मेन हो चुका है। उसके बाद कौन सा कमांड है, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, इसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। इस कमांड से क्या होगा, ये कमांड आपके लोकल गिट रिपोजिटरी को एक रिमोट रिपोजिटरी से कनेक्ट करती है। इससे आप अपने लोकल चेंजेस को रिमोट रिपोजिटरी में पुश कर सकते हैं और रिमोट से अपडेट पुल कर सकते हैं। इंटर हिट करते हैं। यहाँ पे जो ओरिजिन है ये रिमोट रिपोजिटरी का नाम है। यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं।
और ये रिमोट रिपोजिटरी का URL है, ठीक है, जहाँ पे आपका कोड स्टोर होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कमांड है git push -u origin main। इसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे। इस कमांड से क्या होगा, जो भी हम लोग लोकल में चेंज करेंगे ये रिमोट रिपोजिटरी में पुश होगा, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिन रिमोट रिपोजिटरी का नाम है और उसके बाद मेन ब्रांच का नाम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे -u का क्या काम है, ये जो -u फ्लैग है, ये फ्लैग गिट को बताता है कि आप अपने लोकल ब्रांच को रिमोट ब्रांच के साथ लिंक करना चाहते हैं, ताकि जब आप फ्यूचर में दोबारा पुश या पुल करें तो आपको ये ओरिजिन का नाम उसके बाद ब्रांच का नाम लिखना ना पड़े, ठीक है। तो अगली बार जब हम लोग पुश करेंगे तो सिंपली गिट पुश लिखेंगे, ना कि ये पूरा चीज़ लिखेंगे, ठीक है। मैं अभी आपको करके भी दिखाता हूँ। अभी इसको इंटर हिट करते हैं, ठीक है, पुश हो चुका है। एक बार हम लोग जा कर के रिपोजिटरी में देखते हैं, इसको हम लोग रिफ्रेश कर लेंगे, ठीक है। हमारा रीडमी फाइल यहाँ पे पुश हो चुका है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं, index.html। बॉयलर प्लेट को जनरेट कर लेता हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं रिएक्ट प्रोजेक्ट सीरीज़, ठीक है। इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे अगर स्टेटस को चेक करेंगे, गिट स्टेटस, तो यहाँ पे अनट्रैक्ड फाइल है, यहाँ पे इसको हम लोग ऐड करेंगे, स्टेजिंग एरिया में डालेंगे। तो उसके लिए हमारे पास कौन सा कमांड होता है, गिट ऐड। हम लोग डॉट भी लिख सकते हैं, तो सारे फाइल्स स्टेजिंग एरिया में चले जाएंगे। उसके बाद हमें कमिट करना है, कमिट करने के लिए गिट कमिट, उसके बाद -m, उसके बाद कमिट मैसेज। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे index.html एडिड। कमिट हो गया। हम लोग सारे कमिट्स को देख भी सकते हैं, उसके लिए कमांड होता है git log, ठीक है। हम लोग 2 बार कमिट कर चुके हैं और हम लोग प्रीवियस कमिट पे रिवर्ट बैक भी कर सकते हैं, ठीक है। कमिट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पुश करेंगे। तो पुश करने के लिए हमें ये पूरा कमांड यहाँ पे लिखना नहीं पड़ेगा, हम लोग यहाँ पे सिंपली लिखेंगे गिट पुश, ठीक है। पुश हो चुका है, हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे index.html फाइल आ चुका है। हम लोग क्या क्या कर चुके हैं, सारे हम लोग टूल्स को इंस्टॉल कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग गिट को सेटअप कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग अपना फर्स्ट रिएक्ट ऐप क्रिएट करेंगे। उसके लिए हमें जाना होगा टर्मिनल में। हम लोग अपना रिएक्ट ऐप कहाँ पे क्रिएट करेंगे, डेस्कटॉप में। तो चलिए डेस्कटॉप में चलते हैं, cd डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में हम लोग आ चुके हैं। अगर यहाँ पे मैं ls करता हूँ तो यहाँ पे test1 आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे test1 आपको दिख जाएगा। उसके बाद रिएक्ट ऐप क्रिएट करने के लिए हमारे पास कमांड होता है npx create react ऐप। उसके बाद ऐप का नाम, हम लोग यहाँ पे ऐप का नाम देंगे रिएक्ट स्टार्टर। आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, ये थोड़ा टाइम लेगा। अगर आपका इंटरनेट फास्ट है तो ये जल्दी हो जाएगा। ठीक है, हमारा रिएक्ट ऐप क्रिएट हो चुका है। सक्सेस क्रिएटेड रिएक्ट स्टार्टर कहाँ पे क्रिएट हो चुका है, डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे आपको फाइल दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसके बाद हमें इस फाइल में जाना है, ये वाला यहाँ से कमांड को कॉपी करना है और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे जा चुके हैं इस फाइल में। उसके बाद हमें लिखना है npm start। हमारा रिएक्ट ऐप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारा रिएक्ट ऐप क्रिएट हो चुका है। इस प्रोजेक्ट को हम लोग VS कोड में ओपन कर लेंगे।
यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्लोज कर देंगे, Ctrl+C। उसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट को यहाँ से चलाएंगे, ठीक है। तो टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं, न्यू टर्मिनल। रन करने के लिए npm start, ठीक है, स्टार्ट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी फाइल्स हमें रिक्वायर्ड नहीं है उसको हम लोग डिलीट कर देंगे। हम लोग जाएंगे सोर्स में, हम लोग डिलीट कर देंगे टेस्ट को। उसके बाद logo.svg, इसको भी डिलीट कर देंगे, इसको भी। डिलीट, ठीक है। यहाँ पे कुछ एरर आएगा तो हम लोग इसको फिक्स करते हैं। हम लोग चलते हैं index.js में, यहाँ से हम लोग ये सबको हटा देंगे। उसके बाद यहाँ से इसको हटा देंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं app.js में, ये सारा कुछ हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। सिंपली हम लोग यहाँ पे लिख देंगे h1 हेलो वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, कांट रिजोल्व logo.svg, यहाँ से इसको हटा देते हैं, ठीक है। सक्सेसफुली रन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ चुका है। ये सेंटर में इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे CSS फाइल है app.css। उसके बाद एक और CSS फाइल है index.css। ये package.json फाइल है, यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का नाम दिख जाएगा। उसके बाद वर्जन, ये सारे डिपेंडेंसीज है, ये सारे स्क्रिप्ट्स है जो कि प्रोजेक्ट को रन करने के लिए यूज होता है। स्टार्ट स्क्रिप्ट, ये प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में रन करने के लिए यूज होता है। इसमें एक फ़ाइल है git ignore फाइल। गिट इग्नोर क्या करता है, अगर आप चाहते हैं कि कोई फ़ाइल को गिट ट्रैक ना करे तो उस फाइल को हम लोग इस फाइल के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। जैसे कि नोड मॉड्यूल, इसका साइज़ काफ़ी लार्ज होता है तो हम लोग इसको पुश नहीं करते हैं, तो इसको इस फाइल के अंदर हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। जो भी फाइल को हम लोग गिट इग्नोर के अंदर डालते हैं उस फाइल को गिट ट्रैक नहीं करता है। इस प्रोजेक्ट को भी हम लोग गिटहब पे पुश कर देते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग एक न्यू रिपोजिटरी क्रिएट कर लेंगे। हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू रिपोजिटरी, इसका नाम दे देते हैं रिएक्ट स्टार्टर ऑलरेडी एग्जिस्ट 1 कर देते हैं। उसके बाद इसको पब्लिक रखते हैं और यहाँ पे रिपोजिटरी क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। हमारा गिट इनिशियलाइज किया हुआ है कि नहीं वो चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गिट स्टेटस करेंगे। हम लोग गिट का कमांड यूज कर सकते हैं, इसका मतलब है कि गिट हमारा इनिशियलाइज किया हुआ है। तो सारे चेंजेस को हम लोग ऐड कर लेते हैं, गिट ऐड ऑल। उसके बाद गिट कमिट, इनिशियल कमिट या फिर फर्स्ट कमिट। उसके बाद ब्रांच का नाम क्या है, गिट ब्रांच। मास्टर है, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, गिट ब्रांच -m मेन कर देते हैं। अब चेक करके देखते हैं ब्रांच का नाम, अभी मेन हो गया। अब हम लोग रिमोट URL को ऐड करते हैं, यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद पुश कर देते हैं, ठीक है। पुश हो चुका है, एक बार हम लोग कंफर्म कर लेते हैं। इसको हम लोग यहाँ से रिफ्रेश कर लेंगे, ठीक है। पुश हो चुका है, फर्स्ट कमिट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हैं, फिर हम लोग पुश कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं मॉडिफाई करता हूँ, दिस इज़ माई फर्स्ट रिएक्ट ऐप। उसके बाद गिट स्टेटस चेक करके देखते हैं। उसके बाद हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं स्टेजिंग एरिया में, गिट कमिट
app.js अपडेटेड, उसके बाद पुश कर देते हैं git push। इसी तरह से हम लोग जो भी चेंजेस करेंगे ऐसे ही पुश करते रहेंगे। चेक कर लेते हैं app.js में हम लोग ये वाला लाइन यहाँ पे ऐड किए थे। अब हम लोग कुछ एक्सटेंशंस को इंस्टॉल कर लेते हैं VS कोड में। उसके लिए हम लोग इस आइकन पे क्लिक करेंगे। आपको इंस्टॉल करना है ऑटो क्लोज टैग, ऑटो रीनेम टैग। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। 1 बाई 1 आप सबको इंस्टॉल कर लीजिए। मैं आपको यूज़ बताता हूँ। ESLint जावास्क्रिप्ट कोड स्निपेट्स। ऑटो क्लोज टैग क्या करता है, जब भी आप यहाँ पे लिखते हैं कि आप यहाँ पे लिखते हैं H2, तो यहाँ पे आपका ऑटो क्लोज टैग ऐड हो गया, ठीक है। तो ये इस एक्सटेंशन की वजह से हो पाता है। इसी तरह से ऑटो रीनेम टैग, जैसे इसको अगर मुझे करना है सेक्शन, यहाँ पे भी सेक्शन ऐड हो जाएगा। उसके बाद बेबल जावास्क्रिप्ट, ये जावास्क्रिप्ट सिंटेक्स को हाईलाइट करता है। उसके बाद ES7 रिएक्ट नेटिव कोड स्निपेट्स, ये क्या करता है कि हमें रिएक्ट स्निपेट प्रोवाइड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं यहाँ से एक बार हटा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ RFC, तो ये मुझे रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट दे देगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ RAFCE, तो यहाँ पे मुझे रिएक्ट एरो फंक्शन एक्सपोर्ट कंपोनेंट मुझे दे देगा। तो ये हमें स्निपेट प्रोवाइड करता है। उसके बाद ESLint, ये क्या करता है, ये एरर को फाइंड आउट करता है, कोई वार्निंग हमें शो करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट नेम इज़ इक्वल टू गुलजार, इसको अगर यूज़ नहीं करता हूँ कहीं पे, तो यहाँ पे मुझे वार्निंग शो करेगा, नेम इज़ असाइंड अ वैल्यू बट नेवर यूज्ड, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। उसके बाद कौन सा, जावास्क्रिप्ट कोड स्निपेट, ये हमें जावास्क्रिप्ट कोड स्निपेट प्रोवाइड करता है। जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं CLG, तो ये मुझे console.log दे देगा, ठीक है। उसके बाद लाइव सर्वर, ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि आपने HTML में इसका यूज़ किया होगा। उसके बाद प्रीटियर, ये क्या करता है कि कोड को फॉर्मेट कर देता है, ठीक है, ब्यूटीफाई कर देता है। उसके बाद टेलविन CSS इंटेलिसेंस, ये क्या करता है, जब हम लोग टेलविन इसमें ऐड करेंगे तो ये टेलविन CSS क्लास को ऑटो कंप्लीट कर देता है, ठीक है। जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये देखेंगे। उसके बाद हम लोग VS कोड में कुछ सेटिंग्स करेंगे। आपको जाना है ये सेटिंग आइकन पे। उसके बाद यहाँ पे जाना है सेटिंग्स पे। यहाँ पे आपको सर्च करना है फॉर्मेट ऑन सेव, फॉर्मेट ऑन सेव, यहाँ पे आपको जाना है। यहाँ पे आपको देखना है कि ये क्लिक किया हुआ है कि नहीं, ठीक है। अगर नहीं है तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसका क्या मतलब हुआ, जब आप फाइल को सेव करते हैं तो वो फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली। उसके बाद दूसरा सेटिंग क्या है, यहाँ पे आपको सर्च करना है ऑटो सेव, स्पेस दे दीजिए बीच में, ऑटो सेव, ठीक है। ऑटो सेव के अंदर यहाँ पे ऑन फोकस चेंज, इस पर सेलेक्ट होना चाहिए। इससे क्या होगा, जब आप यहाँ पे कुछ चेंज करते हैं, दिस इज़ माई फर्स्ट रिएक्ट ऐप, जब यहाँ पे आपको ये चेंज करते हैं, उसके बाद बिना सेव किए आप किसी और फाइल में चले जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, पहले वाला। उसके बाद हम लोगों को एक और सेटिंग करना है। वो क्या सेटिंग है, यहाँ से अभी इसको हटा देते हैं। जब भी हम लोग JSX कोड लिखते हैं तो अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ div, तो यहाँ पे मुझे div टैग नहीं मिला। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1, तो यहाँ पे मुझे H1 टैग नहीं मिलता है। तो ये कैसे होगा, इसके लिए एक सेटिंग करना होता है। हम लोग जाएंगे सेटिंग वाले आइकन पे और यहाँ पे जाएंगे सेटिंग में। उसके बाद यहाँ पे आपको 3 डॉट दिखेगा, उसके लेफ़्ट में यहाँ पे ये वाला आइकन दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करना है। ये हमारा setting.json फाइल है, इसके अंदर आपको ये लाइन ऐड कर देना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कमेंट करके रखा है, आपको ये वाला लाइन यहाँ पे ऐड कर देना है। मैं इसको यहाँ से अनकमेंट कर लेता हूँ, ओके। अब अगर यहाँ पे मैं लिखूँगा div, तो यहाँ पे मुझे टैग मिल जाएगा, ठीक है। टैग मिल गया, पहले नहीं मिलता था।
h1 लिखता हूँ तो h1 टैग मिल जाएगा मुझे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। अब हम लोग देखते हैं कि रिएक्ट ऐप में टेलविन CSS कैसे ऐड करते हैं। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे टेलविन CSS का वेबसाइट में। tailwindcss.com, गेट स्टार्टेड, फ्रेमवर्क गाइड्स। उसके बाद हम लोग क्रिएट रिएक्ट ऐप, इस पर क्लिक करना है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, आपको जाना है tailwindcss.com में, ठीक है। उसके बाद गेट स्टार्टेड, उसके बाद फ्रेमवर्क गाइड्स, उसके बाद क्रिएट रिएक्ट ऐप। उसके बाद ये सारे कमांड्स हम लोग वहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। हम लोग ऑलरेडी रिएक्ट ऐप क्रिएट कर चुके हैं, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक एक करके कॉपी कर लेते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट, इसको भी पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। कहाँ पे पेस्ट करना है? tailwindconfig.js में। इसको हम लोग यहाँ पे इसको हटा के इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद index.css में ये तीनों चीज़ कॉपी कर लेंगे। index.css। अब हम लोग दोबारा प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मेरा रन हो रहा है, तो इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। Ctrl+C, npm start, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। अब हम लोग चेक करके देखेंगे कि हमारा टेलविन CSS काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे हम लोग क्लास को ऐड करेंगे। यहाँ से हम लोग ये सारे क्लासेस को कॉपी कर लेते हैं। क्लास नेम, ठीक है, ठीक है, अंडरलाइन हो चुका है, चेंज हो चुका है, मतलब हमारा टेलविन CSS काम कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे और भी क्लासेस ऐड कर सकते हैं, जैसे कि BG। यहाँ पे मुझे सजेशन मिल रहा है। सजेशन इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमने ऑलरेडी एक एक्सटेंशन हम लोगों ने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है टेलविन CSS का, ब्लैक, ठीक है, बैकग्राउंड ब्लैक हो चुका है। इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। हम लोग रिएक्ट ऐप क्रिएट कर चुके हैं यूजिंग क्रिएट रिएक्ट ऐप, लेकिन इसमें एक बड़ी दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है? कि इसमें बहुत टाइम लग जाता है, काफ़ी स्लो होता है ये यूजिंग क्रिएट रिएक्ट ऐप। ये स्लो क्यों होता है? क्योंकि ये अननेसेसरी डिपेंडेंसीज को भी इंस्टॉल कर लेता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? हम लोग रिएक्ट ऐप क्रिएट करेंगे यूजिंग वीट। ये काफ़ी फास्ट होता है, इतना टाइम नहीं लगेगा इसमें। तो चलिए हम लोग एक और प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं यूजिंग वीट। टर्मिनल में चलते हैं। कहाँ पे क्रिएट करेंगे? डेस्कटॉप में। तो डेस्कटॉप में चलते हैं, ls, 2 फाइल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो रिएक्ट ऐप कैसे क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग वीट? उसके लिए कमांड होता है npm create वीट @latest, नीड टू इंस्टॉल द फॉलोइंग पैकेज। ओके, प्रोसीड कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप प्रोजेक्ट का नाम डाल दीजिए, रिएक्ट स्टार्टर वीट। उसके बाद आपको यहाँ पे फ्रेमवर्क को सिलेक्ट करना है। हम लोग रिएक्ट का यूज़ करेंगे। आपको एरो, डाउन एरो का यूज़ करके नीचे आना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जावास्क्रिप्ट चूज करेंगे, ठीक है। हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ये तीनों कमांड को हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे। कॉपी पेस्ट। उसके बाद सारे डिपेंडेंसीज को हम लोग इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए ये वाला कमांड,
ये काफ़ी कम टाइम लेगा। ठीक है, प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। रन करने के लिए ये वाला कमांड npm run dev, कॉपी कर लिए, पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद मुझे जाना है इस URL पे, इसको यहाँ से कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, रन भी हो चुका है। इसको एक बार VS कोड में ओपन कर लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है। सोर्स के अंदर app.css, app.jsx, main.jsx, package.json, इसमें अननेसेसरी डिपेंडेंसीज नहीं है। ठीक है, जो रिक्वायर है वही है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कुछ डेव डिपेंडेंसीज है। इसका क्या मतलब है? डेव डिपेंडेंसीज सिर्फ डेवलपमेंट में यूज़ होता है, ठीक है, प्रोडक्शन में यूज़ नहीं होता है। उसके बाद हम लोग जाएंगे app.jsx में, यहाँ पे आप इसको हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए। यहाँ पे आप लिखिए h1 हेलो वर्ल्ड, ये काउंट सेट काउंट ये सबको यहाँ से हटा दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। लोगो की ज़रूरत नहीं है, इसको भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे। ठीक है, इसको एक बार रन करके देखते हैं। ऑलरेडी ये रन हो रहा है, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसमें भी हम लोग टेलविन CSS को ऐड कर सकते हैं, वही सिंपल स्टेप दोहरा के। आज के वीडियो में इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।